Hey guys, welcome to the 28th lecture of the chapter photosynthesis in higher plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 18 से लेकर 27 तक जो भी बातें पढ़ी है, जो भी टॉपिक कवर किया है हमने फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में, उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो सारे एमसीक्यूज हम इस लेक्चर नंबर 28 में कवर करेंगे। सारे क्वेश्चंस देखेंगे। ये हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का पार्ट 4 है। ऐसे और 3 पार्ट मैंने बना के रखे हैं। ठीक, तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बहुत आसान है। हु डिस्कवर्ड द C4 पाथवे? मेल्विन केल्विन, हैच एंड स्लैक, रुडोल्फ मार्कस या रॉबर्ट ब्राउन? मेल्विन केल्विन साहब ने तो C3 साइकिल का डिस्कवरी किया था, केल्विन साइकिल। हैच एंड स्लैक जो है, इन्होंने डिस्कवर किया था C4 पाथवे, हैच एंड स्लैग। इसीलिए याद करो, लेक्चर नंबर 21 में मैंने तुम्हें बोला भी था कि C4 पाथवे ऑल्सो नोन एज CO2 कंसेंट्रेटिंग मैकेनिज्म, कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड हैच एंड स्लैग पाथवे। तो C4 पाथवे को हम हैच एंड स्लैग पाथवे क्यों कहते हैं? क्योंकि C4 पाथवे की डिस्कवरी की थी हैच एंड स्लैग साहब ने। ठीक, चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन लीव्स विथ क्रेन्स एनाटॉमी फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड जो होता था ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन कहाँ होता था? अकर्स इन क्रेन्स एनाटॉमी से याद कर लो, C4 प्लांट की बात हो रही है। C4 प्लांट में जो फॉर्मेशन होता था मैलिक एसिड का ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन कब होता था, मतलब कहाँ होता था? अकर्स इन एपिडर्मिस सेल, फ्लोएम, मेसोफिल सेल या बंडल शीट सेल? सही उत्तर है मेसोफिल सेल। याद कीजिए, जब मैं आपको लेक्चर नंबर 22 में पढ़ा रहा था क्या, C4 पाथवे, तो मैंने कहा था, ये देखिए यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन हुआ, CO2 जाके फोस्फोइनॉल पायरुवेट के साथ जुड़ा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना और फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का रिडक्शन होता है और बनता है मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड कहाँ बन रहा है? मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में, यानी कि मेसोफिल सेल में। तो सही आंसर है मेसोफिल सेल। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है ना, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट इन द लीव्स हैविंग क्रेन्स एनाटॉमी? बंडल शीथ सेल्स, ठीक है, जो कहाँ होते हैं? लीव्स में। ऐसे लीव्स जिनमें क्रेन्स एनाटॉमी देखने को मिलता है। तो इन बंडल शीथ सेल के बारे में क्या चीज ट्रू है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट इन द लीव्स हैविंग क्रेन्स एनाटॉमी? They have thin walls with many intercellular spaces and chloroplasts are absent. They have thin walls with no intercellular spaces and many chloroplasts. They have thick walls with many intercellular spaces and few chloroplasts, या फिर they have thick walls with no intercellular spaces and many chloroplasts. तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टेटमेंट डी। याद करो, लेक्चर नंबर 19 में जब हम क्रेन्स एनाटॉमी पढ़े थे तो मैंने आपको पूरा का पूरा क्रेन्स एनाटॉमी समझाया था, जो कि C4 प्लांट में देखने को मिलता है। तो जब मैं बंडल शीट पढ़ा रहा था, देखो बीच में वैस्कुलर बंडल है, उसके आजू बाजू पूरा उसको सराउंड करके कौन रखा है? बंडल शीट सेल। ये बंडल शीट सेल के क्लोरोप्लास्ट बहुत बड़े होते थे, लार्ज होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं, मोर होते हैं, मोर इन नंबर। इनफैक्ट मैंने आपको ये भी बोला था कि बंडल शीट सेल के जो सेल वॉल होते हैं वो थिक होते हैं, इम्परवियस होते हैं टू गैसियस एक्सचेंज। थिक होने के कारण जो गैस का एक्सचेंज है वो बंडल शीट सेल में नहीं हो पाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। इंटरसेलुलर स्पेसेस भी नहीं होंगे किनमें? बंडल शीट सेल में। देखो ना, ये सारे बंडल शीट सेल आपको दिख रहा है क्या इंटरसेलुलर स्पेस? दो सेल के बीच में कोई स्पेस दिख रहा है? नहीं, बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, सराउंड करके रखे है किसको? वैस्कुलर बंडल्स को। ठीक, चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा सरल है। द डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 पाथवे। बहुत जन तो आंसर दे ही दिए होंगे, ऑप्शंस देखे तो और भी लोग आंसर दे दिए होंगे। सही आंसर है फोटो रेस्पिरेशन। मैंने बहुत अच्छे से आपको कहा है लेक्चर नंबर 24 में कि इन C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर एट हाई लाइट इंटेंसिटी। बट अगर C3 प्लांट पे हाईलाइट इंटेंसिटी गिरता है, हाईलाइट की इंटेंसिटी आती है, गिरती है हाईलाइट इंटेंसिटी, तो C3 प्लांट में ये फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है, जो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस है। लेकिन C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को, यानी कि रुबिस्को के साथ जाके कौन जुड़ रहा है, अब ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तभी ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी आपको रुबिस्को का देखने को मिलेगा। द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्या, एक मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड एंड एक मॉलिक्यूल ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड, या सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। तो भैया चलो चलते हैं लेक्चर नंबर 22 में। सही उत्तर है सी, पर मैं आपको समझा देता हूं कैसे। याद कीजिए, जब दो ऑक्सीजन जुड़ रहा था दो राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ क्लोरोप्लास्ट में, फोटो रेस्पिरेशन की शुरुआत कहां से हुई थी, क्लोरोप्लास्ट से। तो हमें दो मॉलिक्यूल फोस्फोग्लिसरिक एसिड का मिल रहा था जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, और दो मॉलिक्यूल फोस्फोग्लाइकोलेट का मिल रहा था जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है। तो अगर सिर्फ एक O2 का मॉलिक्यूल जुड़ेगा एक राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ, तो क्या मिलेगा आपको, एक पीजीए मिलेगा जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। अरे जब दो O2 जाके जुड़ रहा था तो हमें ये 2 पीजीए मिल रहा था, लेकिन एक ही जुड़ रहा है, ठीक है। तो हमें एक पीजीए मिलेगा प्लस एक फोस्फोग्लाइकोलेट मिलेगा, फोस्फोग्लाइकोलेट जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है। तो एक फोस्फोग्लिसरिक एसिड मिला जो कि 3 कार्बन कंपाउंड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ फोस्फोग्लिसरिक एसिड जो कि है 3 कार्बन कंपाउंड, एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फोस्फोग्लाइकोलेट जो कि है 2 कार्बन कंपाउंड। तो एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फोस्फोग्लाइकोलेट जो कि है 2 कार्बन कंपाउंड। तो इस तरीके से सॉल्व करो ना। अरे हमने जब पढ़ा था तो हमने 2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जोड़ा था, 2 O2 जोड़ोगे तो आपको 2 राइबोलोज बिसफॉस्फेट यूज करना पड़ेगा, तब 2 मॉलिक्यूल मिलेगा पीजीए का जो कि 3 कार्बन है, और 2 मॉलिक्यूल मिलेगा फोस्फोग्लाइकोलेट का, फोस्फोग्लाइकोलेट, यार ये तो इतना लंबा लंबा स्पेलिंग लिखने में मेरा दिमाग खराब होता है, जो कि है 2 कार्बन का। तो जब 2 O2 आके जुड़ रहा है तो 2 पीजीए मिल रहा है, 2 फोस्फोग्लाइकोलेट मिल रहा है, बट यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजनेशन बोला है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ O2 नहीं बोला है। तो आप एक मॉलिक्यूल ऑफ O2 को ही कंसीडर करके चलो। तो जो एक मॉलिक्यूल ऑफ O2 जब राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के साथ काम जुड़ता है, और यहाँ पे एंजाइम कौन सा काम आता है, रुबिस्को, ठीक है, रुबिस्को। तो हमें एक मॉलिक्यूल मिलता है 3 कार्बन कंपाउंड का जो कि है फोस्फोग्लिसरिक एसिड, और साथ ही साथ एक मॉलिक्यूल मिलता है फोस्फोग्लाइकोलेट का जो कि है 2 कार्बन कंपाउंड। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और इस क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक, चलिए अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ग्रीन हाउस क्रॉप्स सच एज टमाटोज, टमाटोज कुछ भी बोलो, एंड बेल पेपर प्रोड्यूस हायर yields. This is due to कैसे, greenhouse crops such as tomatoes and bell pepper produce higher yields. This is due to CO2 enriched atmosphere leads to higher yields. CO2 is a limiting factor to photosynthesis. एक मिनट, इसको हम लोग सही कर देते हैं। जब सब कुछ सही कर, अरे ये क्या हो गया, CO2 CO2 CO2, ये छोटा हो जा, छोटा हो जा, छोटा हो गया। हाँ, CO2 enriched atmosphere leads to higher yield. CO2 is a limiting factor to photosynthesis. Diffuse light in greenhouse. Tomatoes and bell pepper are not C3 plant. अरे यार ये तो तुम्हें मैंने अभी पढ़ाया, अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में जब CO2 पढ़ा रहा था तब बोला था ना, लेक्चर नंबर कितना 27 में, कि CO2 enriched एटमोसफेयर में जब आप ग्रीन हाउस क्रॉप्स यानी कि टमाटोज को और बेल पेपर्स को रखते हो, ठीक है, ये क्या है, C3 प्लांट्स है, ठीक है, टमाटोज एंड बेल पेपर जो है C3 प्लांट्स है, ठीक है। C3 प्लांट का क्या होता है, एक चीज याद रखना, C3 प्लांट का जो आप जब नॉर्मल एटमॉस्फेयर में कितना CO2 का कंसेंट्रेशन होता है 0.03% टू 0.04% नॉर्मल, लेकिन C3 प्लांट को कितना चाहिए, C3 प्लांट को अच्छा खासा दोगे 0.05%, तो ये अच्छे से ग्रो करेंगे। तो हम एक ग्रीन हाउस लेते हैं, ग्रीन हाउस मतलब ये एक घर टाइप होता है, हाउस टाइप, उसके अंदर क्रॉप्स को उगाते हैं। तो उसमें ग्रीन हाउस में हम क्या करते हैं, CO2 का कंसेंट्रेशन को मेंटेन करते हैं और 0.05% के लेवल पे रखते हैं। एटमॉस्फेयर में तो इतना होता है, इतने पे भी टमाटो और बेल पेपर का प्लांट ग्रो करेगा, बट प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं होगा टमाटर और बेल पेपर का। लेकिन जैसे C3 प्लांट यानी कि टमाटोज को एंड बेल पेपर को आप
किस में रख दिए, ग्रीन हाउस में रख दिए, और अच्छा खासा 0.05% CO2 कंसेंट्रेशन दे रहे हो, यानी कि 0.05% कंसेंट्रेशन जो एटमोस्फेयर का है उसमें 0.05% CO2 है, तो जो हमारा टमाटर का या बेल पेपर का जो पौधा है वो अच्छे से उगेगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा, प्रोडक्शन हायर होगा, प्रोड्यूस हायर यील्ड्स। क्यों? क्योंकि CO2 एनरिच्ड एटमोस्फेयर लीड्स टू हायर यील्ड्स। हम ग्रीन हाउस में क्या करते हैं, ज्यादा CO2 इनरिच्ड एटमोस्फेयर प्रोवाइड कराते हैं टमाटर या बेल पेपर के पौधे को, तो अच्छा प्रोडक्शन मिलता है। देखो यहाँ पे लिखा है दे, मतलब कौन, टमाटर एंड बेल पेपर आर अलाउड टू ग्रो इन कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच्ड एटमोस्फेयर दैट लीड्स टू हायर यील्ड्स। ये एकदम सेम टू सेम सेंटेंस है, मैंने लेक्चर नंबर 27 से उठाया, ये चीज पढ़ा के आया हूं मैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फोटो रेस्पिरेटरी रिएक्शंस आर ऑपरेटेड इन, यानी कि फोटो रेस्पिरेशन जो रिएक्शन है वो सब कहाँ होता है, कौन से ऑर्गेनेल्स में होता है? तो आपको पता है, सही आंसर है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम। लेक्चर नंबर 22 जब हम फोटो रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे तो सबसे पहला फैक्ट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको नोट कराया था वो ये था कि इन प्लांट सेल द प्रोसेस फोटो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स 3 ऑर्गेनल, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, चलिए ये तो आसान क्वेश्चन था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इन C2 साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल भी कहते हैं। रूबिस्को यूटिलाइजेस, रूबिस्को किसको यूटिलाइज करता है, रूबिस्को की कौन सी प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, कार्बोक्सिलेशन वाला या ऑक्सीजनेशन वाला? तो याद रखना ऑक्सीजनेशन वाला, O2 जाके जुड़ता है, ये तो अभी तुम्हें मैंने पढ़ाया ही। देखो एट हाई लाइट इंटेंसिटी, जब हाई लाइट गिरती है तो क्या होता है, क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकलता है। C3 प्लांट में क्या हो रहा है, देखो हाई लाइट गिर रही है, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट गिर रही है, तो क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो बार बार इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है, H2O का ब्रेकडाउन हो रहा है, और H2O से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो जाके क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर रहा है, तो H2O का ब्रेकडाउन हो रहा है। अब H2O का ब्रेकडाउन होता है तो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है, तो हाई अमाउंट ऑफ O2 इज प्रोड्यूस्ड एट हाई लाइट इंटेंसिटी। अब O2 लेवल इन क्लोरोप्लास्ट विल बी हाई, O2 का लेवल हाई हो जाता है क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि बहुत ज्यादा वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा था, क्योंकि क्लोरोफिल से जब लाइट गिर रही थी क्लोरोफिल पे तो उससे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था, क्लोरोफिल डैमेज ना हो जाए तो उसके इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करना है, तो वाटर का ब्रेकडाउन होता है, वाटर भी धड़ाधड़ टूटता है और क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन को कमी को पूरा करता है, इलेक्ट्रॉन की कमी को, क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन की कमी को H2O का ब्रेकडाउन पूरा करता है। लेकिन H2O का जब ब्रेकडाउन होता है तो साथ ही साथ O2 भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, राइट? वाटर को तोड़ोगे तो ऑक्सीजन भी बहुत निकलेगा, तो O2 भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो O2 का लेवल क्लोरोप्लास्ट में बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक, तो अब रूबिस्को जो होता है वो जाके बाइंड कर लेता है O2 के साथ, और तब हम कहते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन की शुरुआत हुई, फोटो रेस्पिरेशन हो गया। तो रूबिस्को यूटिलाइजेस CO2, अगर रूबिस्को के साथ, सॉरी हाँ, रूबिस्को यूटिलाइजेस O2, अगर रूबिस्को के साथ CO2 जाके जुड़ता तो हम कहते हैं अच्छी बात है, कैल्विन साइकिल होगा, C3 साइकिल होगा, ग्लूकोज बनेगा। लेकिन क्या हो गया, देखो रूबिस्को के साथ जाके जुड़ गया O2 और हो जाता है फोटो रेस्पाइरेशन। समझे बंधु? बंधु, चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ C4 प्लांट? वीट, कैक्टस, राइस, शुगर कैन। शुगर कैन आपको पता है, क्योंकि लेक्चर नंबर 19 में जब क्रेन्स एनाटॉमी में आपको पढ़ा रहा था तो मैंने अच्छे से कहा था कि C4 प्लांट से एग्जाम्पल होते हैं शुगर कैन, मेज और सॉर्गम। ठीक है, C3 प्लांट में आपने ऑलरेडी देख लिया कौन कौन से, टमाटोज और बेल पेपर। ठीक है, तो ये सब याद रखते चलना, ठीक है, ये सब याद रखते चलना, C4 प्लांट, शुगर कैन, मेज एंड सॉर्गम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन हैच एंड स्लैक पाथवे, यानी कि C4 पाथवे की बात हो रही है। द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर C4 पाथ में कौन था? रूबिस्को, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, फोस्फोग्लिसरिक एसिड या फोस्फोइनॉल पाइरुवेट? तो अरे याद करो फोस्फोइनॉल पाइरुवेट, जब मैंने आपको पढ़ाया था लेक्चर नंबर 22 में C4 पाथवे, तो मैंने कहा था मेसोफिल सेल में जैसी CO2 आता है, CO2 पहले वाटर के साथ रिएक्ट करता है और कार्बोनेट आयन में ट्रांसफॉर्म होता है, और फिर CO2 इन द फॉर्म ऑफ आयन, आयनिक फॉर्म जाके किसके साथ फिक्स होता है? फोस्फोइनॉल पाइरुवेट के साथ। तो फोस्फोइनॉल पाइरुवेट इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन हैच एंड स्लैक पाथवे, यानी कि C4 पाथवे।
लेक्चर नंबर 22 में C4 पाथवे पढ़ाया था ना। आज मेरे हैंड राइटिंग को क्या हो गया यार, मेरे को खुद गुस्सा आ रहा है, मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। चलो C4 पाथवे, तो C4 पाथवे यानी कि हैच एंड स्लैग पाथवे में जो हमारा फोस्फोइनॉल पायरुवेट था PEP, वो था प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। तो यहाँ पे हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो सॉल्व किए, और साथ ही साथ हमारा ये जो लेक्चर है, ये जो चैप्टर है, होता है समाप्त। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अभी हमने फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स कंप्लीट किया, हमने सारी चीज़ें पढ़ी, शुरू से लेके इंट्रोडक्शन से लेके एंड तक, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, सब कुछ पढ़ा, सब कुछ समझा हमने। इंपॉर्टेंट MCQs भी सॉल्व किए। ठीक है, मैं आपको PYQs भी सॉल्व कराऊंगा, लेकिन PYQs हम थोड़े समय बाद सॉल्व करेंगे। जब पूरा प्लांट फिजियोलॉजी कर लेंगे तब PYQ सॉल्व करेंगे, अच्छे से आपका रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट MCQs है, अच्छे से ध्यान रखना। और भी जो भी तुम बुक से पढ़ रहे हो, जो भी तुम्हारा कोई इंस्टीट्यूट है जिसको तुम ज्वाइन किए हो, ठीक है, अगर तुम्हारे पास उसका मटेरियल है तो उसमें क्वेश्चन से बैठ के सॉल्व करो, अच्छी बात है। मेरे लेक्चर अच्छे से देखे हो तो PYQs तो तुमसे आराम से सॉल्व हो जाएंगे। कोई भी अगर वेबसाइट है, अब तो बहुत वेबसाइट है, फटफट जाओ, तुमको नीट के पूरे PYQs मिल जाएंगे। राइट, मॉड्यूल किसी का ले लो, कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूट का, वहाँ पे तुमको PYQs मिल जाएंगे, एंड आई एम श्योर आप सॉल्व कर लोगे अगर आपने मेरी लेक्चर सारे अच्छे से देखी है तो। इतना कुछ पढ़ाया हो, एक्स्ट्रा पढ़ाया हो इसीलिए क्योंकि कभी कभी नीट में बाहर से क्वेश्चन आ जाता है, तो वो भी आपसे हो जाए। ठीक, तो नेक्स्ट चैप्टर जो हम शुरू करने वाले हैं वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर में। बाय, थैंक यू, टेक केयर।